हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं परफेक्शन आईएएस के 9 प्रयास टेस्ट सीरीज से टेस्ट 25 जो कि परफेक्शन आईएएस के फुल सिलेबस का चौथा टेस्ट है कि साइंस के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। 69th बीपीएससी पीटी में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन इस टेस्ट सीरीज के टेस्ट बुकलेट में 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। साइंस का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक मात्रा है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है इसमें? तो फिजिक्स में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस यानी मोल। तो इसमें से समय जो है ये फंडामेंटल है, मूल भौतिक मात्रा है। विद्युत धारा भी है, लेकिन बल डेराइव्ड किया हुआ है। बल इज इक्वल टू यानी फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास यानी द्रव्यमान और एक्सेलरेशन में क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी लेंथ और टाइम इसमें शामिल है। तो ये फंडामेंटल नहीं है, डेराइव्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन बल से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार न्यूटन प्रति मीटर संबंधित है। तो विकृति यानी स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ यानी चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन। 3 तरीका का हो सकता है। चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, ये भी स्ट्रेन ही हुआ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सुपरफिशियल स्ट्रेन भी हो सकता है। चेंज इन एरिया बाई ओरिजिनल एरिया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी हो सकता है। चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इस तरीका से हम देखें तो चेंज इन लेंथ मीटर और बाई ओरिजिनल लेंथ मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा, कोई यूनिट नहीं होगा। तो विकृति यानी स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। संवेग, संवेग यानी मोमेंटम, मोमेंटम p इज इक्वल टू mv होता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का यूनिट kg मीटर पर सेकेंड है, न्यूटन प्रति मीटर नहीं है। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, ये क्या होता है? कोई भी लिक्विड सरफेस, किसी भी लिक्विड का सरफेस अपने एरिया को जितना संभव हो सके मिनिमम बना करके रखना चाहता है। वह एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करता है और जितना संभव हो सके अपने एरिया को मिनिमम बना करके रखना चाहता है। इसको सरफेस टेंशन कहा जाता है, पृष्ठ तनाव कहा जाता है। और उस पर किसी लिक्विड के सरफेस पे खींची गई एक इमेजनरी स्ट्रेट लाइन पे यूनिट लेंथ पे जितना फोर्स लगता है उसी को सरफेस टेंशन कहा जाता है। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी न्यूटन पर मीटर। तो पृष्ठ तनाव का यूनिट हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स किस वायुमंडलीय परत में स्थित है? तो ये बाह्य मंडल में स्थित होते हैं, बाह्य मंडल में यानी 400 किलोमीटर से एबव हाइट पे रहते हैं। जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की यदि हम बात करें तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितने हाइट पे सेटअप किया जाता है, उसको इस्टेब्लिश किया जाता है? 36,000 किलोमीटर के हाइट पे वो रहता है। तो एक्सोस्फीयर में आएगा। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान के दौरान आँख के निम्नलिखित में से किस भाग को प्रत्यारोपित किया जाता है? तो आँख के कॉर्निया वाला भाग को प्रत्यारोपित किया जाता है, क्योंकि पूरे आँख को प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता। पूरे आँख को जब निकाला जाएगा तो उसमें बहुत सारे कोशिकाएं, बहुत सारे जो उत्तक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और फिर से वो सही नहीं हो सकते हैं। तो सिर्फ कॉर्निया यानी नेत्रपटल ही ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। और नेत्रपटल कहाँ होता है? जैसे यहाँ पे ह्यूमन आई दिखाया गया है, यहाँ पे ह्यूमन आई। तो कॉर्निया इसमें से देख लीजिए, कॉर्निया ये है, यहाँ पे है कॉर्निया ये। और ये जो ब्लैक वाला यहाँ से यहाँ तक पोर्शन है ये है आइरिस, और इसमें जो स्मॉल वाला जहाँ से लाइट इंटर कर रहा है ये है प्यूपिल हो गया। और ये सिलियरी मसल्स है, इसी की वजह से सिलियरी मसल्स की वजह से ही आँखों की जो एकोमोडेशन कैपेसिटी है वो मेंटेन रहती है। यानी
दूर जब है, दूर की चीज़ें देखने होता है तो हम आँखों को पूरे खोल करके देखते हैं, नज़दीक की चीज़ों को है तो नॉर्मली देखते हैं। ये सब कंट्रोल कौन करता है? सिलियरी मसल्स कंट्रोल करती है। एक तरंग शिखर से अगले तरंग शिखर या एक गर्त से अगले गर्त के बीच की दूरी कहलाती है। दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या फिर दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। तरंग दैर्घ्य कहलाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्रांसवर्स वेव को दिखाया गया है यहाँ पे, तो ये क्रेस्ट हो गया ऊपर वाला और ये क्रेस्ट हो गया, तो दो लगातार के क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस जो है तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ लैम्डा कहलाता है। या फिर ये ट्रफ जो हो गया, ट्रफ नीचे वाला ट्रफ, तो दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस भी वेवलेंथ यानी लैम्डा कहलाता है तरंग दैर्घ्य। तो राइट ऑप्शन ए होगा। और ये क्रेस्ट हैं क्या? मीडियम पार्टिकल का मैक्सिमम डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में, और मीडियम पार्टिकल का मैक्सिमम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में यानी नीचे की ओर, वो हो गया ट्रफ। यानी नीचे की ओर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीडियम पार्टिकल का ट्रफ हो गया और ऊपर की ओर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्रेस्ट हो गया। आवर्तकाल क्या हो गया? टाइम पीरियड। मीडियम का पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, जब वेव ट्रेवल करेगा मीडियम में, तो मीडियम का पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, तो एक ऑसिलेशन पूरा करने में मीडियम पार्टिकल जितना टाइम लेता है उसी को उसका आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड कहा जाएगा। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में मीडियम का पार्टिकल जितनी बार ऑसिलेट करता है उसको उसका आवृत्ति कहा जाएगा, फ्रीक्वेंसी। कांच में प्रकाश की गति लगभग होती है। कांच में प्रकाश की गति, हम जानते हैं कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू का वैल्यू होता है 1.5, और म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ से भी निकालें तो आ जाएगा c बाई म्यू, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? 3 × 10⁸ और डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। 1.5 से 3 कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में। तो क्या आएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास यानी कांच में कितना हो जाएगा? 2 × 10⁸ निकल करके आ रहा है। बी ऑप्शन सही होगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नियम कहता है कि दो बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्यम से धारा सीधे दो बिंदुओं पर विभवांतर के समानुपाती होती है? तो देखिए, ये मान लीजिए कि एक ये रेसिस्टर है, रेजिस्टेंस, इनके इंड के बीच में, दो इंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा वो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होगा। यानी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इंड्स। दोनों इंड के बीच में जो वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा यानी विभवांतर जो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ये। तो ये है ओम का नियम। ओम का नियम राइट ऑप्शन ए होगा। मतलब ये रहा कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, या फिर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। ओम का नियम है। हुक का नियम क्या कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट, यदि स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, यानी स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद इन इलास्टिक लिमिट। ये है हुक का नियम। उष्मागतिकी का नियम 3, जैसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि दो ऑब्जेक्ट अलग अलग किसी तीसरे ऑब्जेक्ट के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। जैसे ए और बी सी के साथ अलग अलग, ए जो है सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? किसी भी सिस्टम में यदि जितना हम हीट सप्लाई करते हैं तो हीट दो पार्ट में खर्च होता है। एक तो जो गैस मॉलिक्यूल है या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, और दूसरा एक्सटर्नल वर्क यानी पिस्टन को ऊपर उठाने में, एक्सटर्नल वर्क करने में खर्च होता है। और ये किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। यानी डेल्टा क्यू यदि हमने हीट सप्लाई किया तो इंटरनल एनर्जी चेंज कराने में कुछ खर्च हो गया डेल्टा यू, और एक्सटर्नल वर्क करने में कुछ खर्च हो गया डेल्टा डब्लू। मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है
ये कहता है कि कोई भी ऐसा इंजन डिज़ाइन नहीं किया जा सकता है जिसमें हम इनपुट नहीं दें और आउटपुट मिल जाए, यानी किसी भी इंजन की इफ़िशियंसी 100% नहीं हो सकती है। जितना हम इनपुट देंगे उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है वेस्ट हो ही जाएगा, पूरा का पूरा जो इनपुट जो है एक्सटर्नल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। यह है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में भोजन को ताज़ा रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सबसे सुरक्षित तापमान माना जाता है? तो सबसे सुरक्षित तापमान माना जाता है 4 डिग्री सेल्सियस या उससे कम, तब खाना अच्छे से सुरक्षित रह पाएगा, सड़ेगा गलेगा नहीं। तो 4 डिग्री सेल्सियस एक तो हो गया, और 4 डिग्री सेल्सियस को यदि हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा? फार्मूला क्या होता है? F-32/9 इज इक्वल टू C/5। तो यहाँ आ जाएगा 4/5, तो यहाँ से F इज इक्वल टू हो जाएगा 9 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36/5, आइए -32 है, यहाँ जा कर के +32 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 × 35, 7.2 आ जाएगा। अब +32 कितना हो जाएगा? 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, लगभग 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास में आएगा। तो लगभग 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, तो ये दोनों ही होगा, 4 डिग्री सेल्सियस या फिर लगभग 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उपरोक्त में से कोई दो, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु त्रिज्या व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? तो देखिए, एटम का जो साइज होता है वो 10⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है, यानी एंगस्ट्रम के ऑर्डर का होता है। एटम का साइज 10⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है। और वहीं देखें हम न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। और 10⁻15 मीटर को फर्मी कहा जाता है या फेम्टोमीटर कहा जाता है, FM। तो फर्मी सही ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर पूर्ण रूप है? तो लेजर का मतलब होता है L से होता है लाइट, A से होता है एम्प्लीफिकेशन, बाई S से होता है स्टिमुलेटेड, E से होता है एमिशन ऑफ, और R से होता है रेडिएशन। मतलब लेजर का फुल फॉर्म हो जाएगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये क्या होता है? ये होता है जब किसी ऑप्टिकल मटेरियल जैसे कि ग्लास हो गया, क्रिस्टल हो गया या गैस हो गया, उसके एटम, ऑप्टिकल मटेरियल के एटम इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी पा करके अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, यानी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। तो वहाँ पे यदि उनका इंटरेक्शन किसी लाइट के फोटोन से या किसी अदर एनर्जी के पार्टिकल से होता है, किसी अदर एनर्जी से होता है, लाइट के पार्टिकल को फोटोन कहा जाता है, उससे इंटरेक्शन होता है, तो वो फिर अपने ग्राउंड स्टेट में लौट करके आते हैं। मतलब लाइट के फोटोन के इंटरेक्शन के बाद में फिर से वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में लौट करके आते हैं। तो हायर और लोअर एनर्जी स्टेट के बीच में जो एनर्जी का गैप है, वही एनर्जी लाइट के रूप में आती है। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया ग्राउंड स्टेट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी सप्लाई किया गया, तो यहाँ पे जो इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी स्टेट यानी एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, और फिर यहाँ पे लाइट के पार्टिकल से इसका इंटरेक्शन हुआ, तो इंटरेक्शन के बाद में ये फिर लौट करके आएगा। तो इन दोनों स्टेट के बीच में जो एनर्जी का गैप है, वही लाइट के फॉर्म में यहाँ से रिलीज होगी, फोटोन के, लाइट फोटोन के फॉर्म में यहाँ से रिलीज होगी, और ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। मोनोक्रोमेटिक यानी लेजर क्या है? एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन, यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समस्थानिक यानी आइसोटोप एक रासायनिक तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। परमाणु द्रव्यमान नहीं, मास नंबर भिन्न होता है। एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है। जैसे C12 की बात करें, C12 6, C13 और C14, ये क्या है? आइसोटोप्स हैं। इनमें एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है। हालांकि यहाँ पे
परमाणु द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान संख्या नहीं दिया हुआ है, तो फिर भी इसको सही मान सकते हैं। हालांकि सही सूटेबल नहीं है, परमाणु द्रव्यमान नहीं यूज किया जाना चाहिए, द्रव्यमान संख्या यूज किया जाना चाहिए, फिर भी इसको हम सही मानते हैं। संभारिक यानी आइसोबार्स वाले विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं जिनके पास न्यूक्लियॉन की संख्या समान होती है लेकिन उनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। बिल्कुल, आइसोबार्स क्या होते हैं? जिनका मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। मास नंबर सेम लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग, उसको आइसोबार्स कहा जाता है। ये भी सही है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हीलियम के समस्थानिक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हीलियम के समस्थानिक, यानी हीलियम के आइसोटोप्स नहीं हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। प्रोटियम क्या है? 11 H11 है। ड्यूटेरियम क्या है? H21 है। और ट्राइटियम क्या है? H31 है। यानी इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर 1, 2 एंड 3 है। प्रोटियम का 1, ड्यूटेरियम का 2 एंड ट्राइटियम का 3 है। तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, हीलियम के नहीं। तो तीसरा गलत हो गया। पहला को हम सही मान सकते हैं, दूसरा को भी सही मान सकते हैं। तो 1 एंड 2, केवल 1 एंड 2 राइट ऑप्शन सी होगा। यदि 1 वाले को हम गलत मानते, क्योंकि यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है, तो 2 सही हो जाता। 2 कहीं दिया नहीं है, तो इसलिए हम फर्स्ट स्टेटमेंट को सही मान लेते हैं। 1 और 2 होगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में क्रमशः कितने वर्ग और आवर्त मौजूद है? वर्ग यानी ये हॉरिजॉन्टल वाला। तो यदि आप पीरियोडिक टेबल देखें तो ये 1 से लेकर के 18 तक है। 1 से लेकर के, ये नंबरिंग किया हुआ है लेफ्ट से राइट तक, 1 से लेकर के 18 तक है, यानी 18 ग्रुप है। 18 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। वर्ग की संख्या कितनी है? 18 है। और पीरियड्स कितने हैं? जो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल जो है ये 7 है। ऊपर से 1 2 3 4 5 6 लेकर के 7 तक है। तो 18 और 7 होगा राइट ऑप्शन सी। पीरियोडिक टेबल हम देख लेते हैं, क्योंकि नीचे में 2 ग्रुप है, लेंथेनाइट्स है और एक्टिनाइट्स है। तो आपको लगेगा कि 7 ऊपर में है, 2 नीचे है, तो 9 होगा, लेकिन नहीं, 9 नहीं होता है, 7 ही होता है। जैसे ये है पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ़ ग्रुप्स जो है यहाँ से 1 से शुरू हो करके और लास्ट तक यहाँ तक 18 तक गया हुआ है। और यदि पीरियड की बात करें तो ऊपर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 7 आया हुआ है। और नीचे में एक लेंथेनम वाला है, लेंथेनाइट, ये है लेंथेनाइट और ये है एक्टिनाइट। तो यहाँ ये 6 से निकला हुआ है, लेंथेनम से ये शुरू हुआ है, तो ये 6 ग्रुप का, 6 पीरियड का ही है ये लेंथेनाइट, ये वाला। और नीचे जो है एक्टिनियम से शुरू हो रहा है, तो ये 7 ग्रुप का ही, 7 पीरियड का ही है, एक्टिनियम से शुरू होकर के आगे बढ़ रहा है। तो ये 9 हम नहीं समझ सकते, ऐसा नहीं समझेंगे कि 7 पीरियड ऊपर हो गया और 2 ये हो गए तो 9 पीरियड्स होते हैं। 9 नहीं, ये इसी के हैं, पार्ट हैं। तो 7 पीरियड्स हो गए और ग्रुप कितने हो गए? 18 ग्रुप हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 6.022 × 10⁻23 कहलाती है, तो इसको एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। अवोगाद्रो की संख्या, राइट ऑप्शन बी होगा। और यह है क्या? देखिए, किसी भी एटम का, जैसे सोडियम का एटम ले लीजिए, कैल्शियम का एटम ले लीजिए, क्लोरीन का एटम ले लीजिए, ऑक्सीजन का एटम ले लीजिए, इन किसी के भी 1 मोल को हम लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स 6.022 × 10⁻23 ही आएंगे। यानी किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में एवोगैड्रोज नंबर के इक्वल एटम्स होते हैं। मॉलिक्यूल ने तो उतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी उतने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं। 1 मोल में हमेशा 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स ही आते हैं और इसी को एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन को खो देता है तो उसे कहा जाता है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिडक्शन कहलाता है, यानी अवकरण कहलाएगा। अवकरण राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? सभी इलेक्ट्रॉन की कमी वाले पदार्थ और धनायन लुईस अम्ल हैं, ये सही है। सभी इलेक्ट्रॉन समृद्ध पदार्थ और आयन लुईस क्षार है, ये भी सही है। अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो 1 इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करता है और क्षार जो 1 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। तो ये लुईस एसिड और लुईस बेस क्या है? जैसे मान लीजिए कि अमोनिया है,
तो अमोनिया में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। तो अमोनिया जो है 3 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लिया है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के पास साथ बॉन्ड बना लिया है हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन। इसके बाद में इसके पास क्या बचा हुआ है? लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो ये लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को ये दे सकता है। इस कारण से ये क्या है? एक बेस है, लुईस बेस है। अमोनिया क्या है? एक लुईस बेस है। तो इलेक्ट्रॉन का किसी के पास एक्सेस है, यानी लोन पेयर मौजूद हैं, तो वो किसके जैसा बिहेव करेगा? लुईस बेस के जैसा बिहेव करेगा। और यदि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो किसके जैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर वो गेन कर सकता है, इस कारण से लुईस एसिड के जैसा बिहेव करेगा। तो मान लीजिए कि कोई कैटायन है, यदि उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे चुका है, तो इलेक्ट्रॉन दूसरे से वो ले सकता है। तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो सभी इलेक्ट्रॉन की कमी वाले पदार्थ और धनायन लुईस अम्ल कहलाते हैं, अम्ल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ऋणायन यानी एनायन जो होगा उसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, ऋणायन है यानी एनायन है, तो उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को दे सकता है। तो जब दूसरे को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो क्या होगा? लुईस बेस होगा। तो सभी इलेक्ट्रॉन समृद्ध और आयन लुईस क्षार होते हैं, बी भी सही है। और अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करता है, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करता है, वो एसिड होता है, और जो देता है वो बेस होता है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो उपरोक्त में से 1-2 से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पीकरण की दर कहलाती है, इवेपोरेशन की दर बढ़ती है। वाष्पीकरण की दर बढ़ती है यानी इवेपोरेशन का रेट कब इंक्रीज होता है? सतह क्षेत्र में कमी से? नहीं, सतह के क्षेत्र में यानी एरिया जब डिक्रीज होगा तो वाष्पीकरण का दर भी डिक्रीज होगा, तो ये सही नहीं होगा। तापमान में वृद्धि से बिल्कुल, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। आर्द्रता में कमी से बिल्कुल, जब आर्द्रता में कमी हो तो इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होता है। जैसे बरसात के मौसम में कपड़े देरी से सूखते हैं, क्योंकि वातावरण में ही आर्द्रता ज़्यादा मौजूद है और उसकी एक कैपेसिटी है वाटर के होल्ड करने की। और जब कपड़े हम फैलाते हैं तो वो उतने आसानी से इवेपोरेट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वातावरण में ज़्यादा आर्द्रता मौजूद होने की वजह से और एक्सेस वाटर को वो होल्ड नहीं कर पाता है। तो आर्द्रता में कमी जब रहेगी तो वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन का रेट जो है वो बढ़ेगा। तापमान टेम्परेचर, जब गर्मी के मौसम में कपड़े आसानी से सूख जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं, यदि छाया में भी हम रखें तो जल्दी से सूख जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने से इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा रहता है। और मान लीजिए कि कपड़े साफ़ किए और उसको ऐसे ही बिना फैला ही रख देते हैं, तो कपड़े सूखेंगे नहीं, कई दिन लग जाएंगे, 4 दिन 5 दिन 10 दिन भी लग सकता है। लेकिन उसी को हम फैला देते हैं कपड़े को सूखने के लिए, तो फैलाने का क्या मतलब होता है? वहाँ पे हम एरिया इंक्रीज करवा देते हैं। तो एरिया जब ज़्यादा रहेगा, सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा, तो इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा रहता है, इस कारण से वो आसानी से सूख जाता है। जैसे मान लीजिए कि कप में चाय है और जल्दी से हमें पीना है, कहीं जाना है तेज़ी जल्दी से, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो हम क्या करेंगे? उसको एक प्लेट में उड़ेल देंगे। प्लेट में उड़ेल देंगे तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा और आसानी से जल्दी से वो ठंडा हो जाएगा, पी करके हम चले जाएंगे। तो इसमें से 2 ऑप्शन सही है, बी और सी। तो उपरोक्त में से इसमें से 2 ऑप्शन जो सही है, तो उपरोक्त में से 2 से अधिक वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा। हालांकि अब ई ऑप्शन तो रहेगा नहीं, राइट ऑप्शन यहाँ पे ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान और दबाव पर किसी गैस के प्रसार की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है? यह है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम का नियम है, राइट ऑप्शन ए होगा। डाल्टन का नियम, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, किसी कंटेनर में यदि मोर देन 1 गैसेस रखी गई है, जैसे मान लीजिए कि किसी इस कंटेनर में ए, बी और सी 3 गैसेस रखी गई है, तो इस कंटेनर में गैस का जो टोटल प्रेशर होगा वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। ये तीनों के सम के इक्वल होगा टोटल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मान लीजिए इसी कंटेनर में सिर्फ ए रहता तो वो जितना प्रेशर एग्जर्ट करता
सिर्फ बी रहने पे जितना प्रेशर एग्जर्ट करता और सिर्फ सी रहने पे इस कंटेनर में जितना प्रेशर एग्जर्ट करता वहीं इस मिक्सचर के फॉर्म में पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। गे-लुसाक का नियम, गे-लुसाक का नियम क्या कहता है? कहता है कि किसी भी कंटेनर में यदि हम हीट सप्लाई करते हैं तो कंटेनर बिल्कुल क्लोज है तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट। तो जब हम यहाँ पे हीट सप्लाई करते हैं यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करवाते हैं तो अंदर का प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। यानी वॉल्यूम यदि कांस्टेंट हो तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर भी बढ़ता है। ये है गे-लुसाक का लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में सबसे अधिक तन्य है? तो सबसे अधिक जो तन्य होती है वो सोना। राइट ऑप्शन सी होगा। सबसे ज़्यादा पतले जो तार बनाए जा सकते हैं वो सोना का ही, गोल्ड का ही बनाया जा सकता है, गोल्ड का ही बनाया जा सकता है। यानी सबसे ज़्यादा जो डक्टिलिटी होती है वो सोना की ही होती है और सबसे ज़्यादा मैलिएबल भी यही होता है। यानी सबसे ज़्यादा पतले थीन सीट जो है वो सोना का ही बनाया जा सकता है। सबसे पतले वायर भी सोना का ही बनाया जा सकता है। तो सी ऑप्शन सही है। भार्जन का कार्य केवल किसके लिए किया जाता है? यानी रोस्टिंग। तो देखिए, कोई कार्बोनेट अयस्क है, कार्बोनेट ओर है, तो उसके ऑक्सीजन के सप्लाई करके गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कार्बोनेट ओर का सीधे हम गर्म कर देंगे कार्बोनेट ओर का तो वो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। ऑक्साइड ओर में क्यों हम बदलते हैं? किसी भी अयस्क से धातु का निष्कर्षण उसके ऑक्साइड फॉर्म से आसान होता है। यानी ऑक्साइड फॉर्म में यदि बदल गया तो वहाँ से धातु का निष्कर्षण आसान हो जाता है। तो इस कारण से ऑक्साइड में बदला जाता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। तो दो तरीका है, या तो बिना ऑक्सीजन का सीधे हम गर्म कर दें और ऑक्साइड ओर में वो कन्वर्ट हो जाए, जिसको कैल्सिनेशन कहा जाता है। तो कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन किया जाएगा। और सल्फाइड ओर जो है, सल्फाइड ओर को यदि सीधे गर्म करेंगे तो वो ऑक्साइड ओर में नहीं बदलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को सप्लाई करके उसके प्रेजेंस में जब गर्म किया जाता है तो सल्फाइड और ऑक्साइड ओर में बदल जाता है और ऑक्साइड फॉर्म से धातु का निष्कर्षण आसान हो जाता है। तो सल्फाइड ओर का हम रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग क्या है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करके ऑक्साइड में बदलना। तो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्मा और पाई बॉन्ड निम्न प्रकार के होते हैं। तो जैसे यदि हम मीथेन ले लें तो मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसके पास है। तो 4 जो हाइड्रोजन है, ये मान लीजिए कि ये ऑर्बिटल है sp3 ऑर्बिटल। तो हाइड्रोजन के जो ऑर्बिटल है इसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है। यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग, हाइड्रोजन के 4 हाइड्रोजन से एस ऑर्बिटल से हेड ऑन ओवरलैपिंग यहाँ पे हो रहा है। इसको सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। सिग्मा बॉन्ड जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा। वहीं इथीन का यदि हम ले लें, ये इथीन है, तो एथीन में sp3 नहीं sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। यानी sp2 ये ऑर्बिटल्स हैं, sp2 ऑर्बिटल हैं और एक जो है p ऑर्बिटल ऐसे पड़ा हुआ है। तो इन दो p ऑर्बिटल्स के बीच में हेड ऑन नहीं, साइड बाय साइड यानी लेटरल ओवरलैपिंग होगी। तो लेटरल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको पाई बॉन्ड कहा जाता है। जैसे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे इथीन में एक यहाँ पे पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। तो लेटरल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड होता है और हेड ऑन ओवरलैपिंग से जो पाई बॉन्ड बनता है, जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। और ये दोनों ही बॉन्ड क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं। तो ये कौन से हैं? सहसंयोजक बंधन है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो उसको साइटोलॉजी कहा जाता है, यानी कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तारों के लंबाई, व्यास और प्रतिरोधकता सभी 1:2 के अनुपात में हैं, यानी L1/L2, व्यास D1/D2 का है तो रेडियस का रेशियो भी वही होगा, R1/R2 रेडियस का रेशियो, और प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी ρ1/ρ2, इन सब
1:2 के अनुपात में है। इनका सबका रेशियो जो है 1:2 है। यदि पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो हम जानते हैं कि R = होता है ρl/A। तो R1/R2 यदि करें, R1/R2 तो हो जाएगा ρ1 L1/A1 और डिवाइडेड बाई ρ2 L2/A2। तो इस तरीक़ा से हम देखें तो आ जाएगा ρ1/ρ2 इंटू L1/L2 इंटू A2/A1 होगा। तो A2/A1 को क्या लिख सकते हैं? पाई R2² R1²। तो पाई से पाई कट जाएगा, हो जाएगा R2/R1 का स्क्वायर, R2/R1 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा। तो मतलब आ गया ρ1/ρ2 L1/L2 इंटू R2/R1 का स्क्वायर। तो वैल्यू यदि हम पुट करें तो ρ1/ρ2 के जगह पर 1/2, L1/L2 के जगह पर 1/2 और R2/R1 है तो उसके जगह पर क्या हो जाएगा? R1/R2 1/2 है तो R2/R1 कितना हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। और उसका स्क्वायर है तो 2/1 का स्क्वायर करेंगे तो 4/1 हो जाएगा। तो नीचे में भी 2 × 2 4 है, ऊपर में भी 4 है, तो क्या आ गया? 1:1 आ गया। यानी तो जब R1/R2 का वैल्यू 1 आ गया तो R1 = R2 हो जाएगा। तो R1 का वैल्यू 10 ओम दिया हुआ है तो R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 ओम ही हो जाएगा। यानी दोनों पतले और मोटे वायर दोनों ही का रेसिस्टेंस कितना है? 10 ओम ही है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय परमाणु के रूप में क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नाम का धातु पाया जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा है? तो इसमें से महिला प्रजनन प्रणाली का जो हिस्सा है सहायक ग्रंथि है। सहायक ग्रंथि का मतलब क्या होता है? एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड है और वेजाइना भी है, योनि भी है। तो ये दोनों जो है महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। तो उपरोक्त में से कोई दो, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकोमा रोग निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? तो ट्रैकोमा जो है आँख से संबंधित बीमारी है। राइट ऑप्शन ए होगा। ट्रैकोमा जो है एक जीवाणु से होता है जिसका नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु से ये रोग होता है आँखों में। राइट ऑप्शन ए होगा। EEG किसकी गतिविधि रिकॉर्ड करता है? तो EEG का मतलब होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, EEG। और ये क्या मेजर करता है? मस्तिष्क की गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। राइट ऑप्शन सी होगा। और ये BPSC में पूछा गया है, EEG। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों की आयु किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो ये ग्रोथ रिंग्स के द्वारा निर्धारित होती है। ग्रोथ रिंग समृद्धि वलय। राइट ऑप्शन सी होगा। मस्तिष्क का वह भाग जो सीधी रेखा में चलने या साइकिल चलाने जैसे संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है कहलाता है। यानी बैलेंस बनाने के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? तो वो है हमारा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में जो सेरिबेलम है वही बैलेंस बनाता है, सेरिबेलम। राइट ऑप्शन ए होगा। सोचने, समझने और याद रखने का काम कहाँ पे होता है? फोर ब्रेन में होता है। फोर ब्रेन में कहाँ? सेरिब्रम में। सेरिब्रम है और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और ये है हिंड ब्रेन का पार्ट सेरिबेलम। और ये सेकेंड यानी दूसरा सबसे बड़ा भाग है, ये ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो वह है कीमोथेरेपी। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त आधान के लिए किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर। राइट ऑप्शन बी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के परफेक्शन IAS के 9 प्रयास टेस्ट सीरीज से टेस्ट 25 के साइंस के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।